प्रिय विद्यार्थियों, मैं दुर्गेश धर दुबे आप सभी का हिंदी क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम सभी सांवले सपने की याद पाठ का सारांश का अध्ययन करेंगे। सारांश किसी पाठ के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि कम समय में हम पूरे पाठ की स्मृति बना सकते हैं, पूरे पाठ की घटनाओं को याद कर सकते हैं। चूँकि हम जानते हैं कि जाकिर हुसैन ने यह रचना सालिम अली महान पक्षी वैज्ञानिक की मृत्यु के बाद डायरी शैली में लिखा था। उनके दुख और अवसाद को अपने इस रचना सांवले सपनों की याद में पिरोने का प्रयास जाकिर हुसैन जी ने किया। सालिम अली का आचरण का उल्लेख करते हुए उनका एक व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। और भाषा की बात करें तो भाषा में रवानी और अभिव्यक्ति शैली ये दिल को छू जाती है। जैसा हम सभी जानते हैं कि सालिम अली अपने जीवन के अंतिम पड़ाव स्थल यानी शव यात्रा की तरफ बढ़ रहे थे, यानी उनकी मृत्यु हो चुकी थी। और उस मृत्यु के पलों को जो है अपने शब्दों में जाकिर हुसैन ने व्यक्त करते हुए कहा है कि जैसे लग रहा है कि दुख और तनाव से जाकिर हुसैन जा रहे हैं, लेकिन ये उनके दूसरी प्रकार की यात्रा थी। उनके जीवन की जितनी यात्रा थी वो सबसे भिन्न थी, क्योंकि दूसरे प्रकार की यात्राओं में पड़ाव था, लेकिन ये अंतिम पड़ाव स्थल वाली यात्रा थी। वो कहते हैं कि जैसे कोई पक्षी अपना अंतिम गीत गाकर प्राण त्याग देता है और कहने पे वो जीवित नहीं होता, ठीक उसी प्रकार सालिम अली भी एक तरह से जीवन का अंतिम गीत गा रहे थे। और प्रकृति को बड़े मर्मज्ञ ढंग से जानने वाले, अनुभव करने वाले व्यक्ति सालिम अली थे। वो प्रकृति को स्वयं प्रभावित करते थे, प्रकृति से नहीं प्रभावित होते थे। जैसे हम लोग प्रकृति की सौंदर्यता से प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन प्रकृति को नहीं प्रभावित कर रहा। फूल, पत्तियाँ, पशु पक्षी, पक्षियाँ उनके इतने करीब थे कि वह उनके अनुसार उनसे प्रभावित थे। पक्षियों की संरक्षण की बात करते थे। हम आप जो है प्रकृति के सौंदर्य से प्रभावित होते हैं, लेकिन सालिम अली ऐसे व्यक्ति थे जो खुद प्रकृति को प्रभावित कर देते थे। लेखक कहता है कि जिस प्रकार एक उदाहरण देता है, आप वृंदावन आए तो जमुना नदी का जल आपको इतिहास दिलाता है, क्योंकि जमुना नदी के जो है तट पे कृष्ण की सारी लीलाएं होती हैं। आज भी आपको शरारत करते हुए कृष्ण की शायद याद आ जाए। कृष्ण आज भी ऐसा माना जाता है कि वो कृष्ण की झलकियाँ वहाँ देखने को मिलती हैं। मक्खन की हाड़ियाँ फोड़ी थी, दूध दही खाया था, हृदय की धड़कन तेज करने वाली बांसुरी बजाई थी। आज भी आप महसूस होकर उस गलियों में रुक जाएंगे, ऐसा ही लगता है, वो प्रभाव डालता है। ऐसे ही दुबले पतले शरीर वाले सालिम अली के विषय में बताया गया है कि जीवन के 100 वर्ष पूरे होने के बावजूद भी वह उनके पास ज़्यादा समय नहीं था, लेकिन यात्राओं की थकान और कैंसर जैसी बीमारी ने उन्हें मौत की ओर भेज दिया था। लेकिन जिस प्रकार वृंदावन की गलियों में कृष्ण अमर हैं, वैसे पक्षियों की दुनिया में सालिम अली भी अमर हैं। भले उनकी शरीर जवाब दे दी थी, लेकिन फिर भी देख रेख में लगे रहे। उनकी यही लगनशीलता ही आज भी जब भी पक्षी वैज्ञानिकों की बात आती है तो सालिम अली को नहीं भूला जा सकता है। लेखक कहता है कि सालिम जैसा पक्षियों की देखभाल करने वाला उन्हें कोई नहीं मिला। उनकी आंखें क्षितिज तक फैली प्रकृति को बांधने में सक्षम थी। वे प्रकृति के प्रभाव में न आकर प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने वाले व्यक्ति थे। सारे प्रकृति के रहस्यों को वह जानते थे। उनके जीवन की सहचारिणी यानी उनकी गृहस्थी की पहिया चलाने वाली कोई और नहीं, उनके साथ की सहपाठी थी जिनका नाम तहमीना था। उनकी धर्मपत्नी थी। उनके इस कार्यों में बड़ी मदद की थी। सालिम अली की जो है बहुत ज़्यादा मदद उनकी पत्नी ने किया था। उन्हें पर्यावरणविद बनाने में, पक्षी संरक्षक बनाने में तहमीना का बड़ा योगदान था। एक बार हमारे देश के जो प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से सालिम अली ने मिले थे केरल की एक साइलेंट वैली को लेकर, जो रेगिस्तानी हवाओं से बचाने का अनुरोध किए थे। चौधरी साहब भी किसान के बेटे थे और उनके द्वारा बताए गए प्राकृतिक खतरों के विषय में जानकर भावुक उठे। अब दुनिया में दोनों नहीं है, न सालिम अली है न तो चौधरी चरण सिंह है। अब लेखक एक चिंता की बात करता है कि कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो भारत के निर्माण का संकल्प लेगा। दुर्गम एवं बर्फ से स्थान पे रहने वाले
पक्षियों को बचाने का प्रयास करेगा। लेखक बताता है कि सालिम अली ने एक अपनी सारी जो पक्षियों से जुड़ी बातें और अपनी बातें फॉल ऑफ ए स्पैरो नामक एक ऑटोबायोग्राफी एक बुक थी उसमें लिखा था। लेखक एक और बातों का उल्लेख करता है D.H. लॉरेंस की याद करते हुए, क्योंकि जब उनकी मृत्यु हो गई, वो भी एक महान पक्षी संरक्षक थे। जब उनकी मृत्यु हो गई तो तमाम लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से उनके बारे में कुछ लिखने के लिए कहा और उनके बारे में पूछ रहे थे। वो कहती थी कि वो अपने पति के प्रेम और व्यवहार को शब्दों में नहीं बांध पाएंगी। उनका जीवन खुली किताब जैसा था, जिसे उनकी छत पे बैठने वाली गौरैया भी उसे अच्छी तरह जानती है। सालिम अली पक्षियों के माध्यम से खोज के नए नए रास्ते अपनाते रहे। एक विशेष स्थान प्राप्त करने के बाद भी उनका विश्वास एक क्षण के लिए नहीं डगमगाया। वो प्रकृति अनुभव सौंदर्य से युक्त जीवन का एक बिंब थे, एक छाया थे, एक उदाहरण थे। अंत में लेखक कहता है कि सालिम अली का अथाह सागर के समान था। सालिम अली का जीवन भले ही 100 साल का रहा हो, लेकिन अगर आप बात करें तो जैसे सागर में डुबकी लगा दें, उसकी थाह नहीं है कहाँ तक गहराई है, वैसे उनका जीवन भी बड़ा गहरा था। उनको जानने वाले लोग यही सोच रहे थे कि सालिम अली अपनी अंतिम यात्रा पे जाकर पक्षियों की खोज में जा रहे हैं और शीघ्र ही लौट आएंगे। सभी चाहते हैं कि सालिम अली वापस उनके पास आ जाएं। शायद ऐसा व्यक्ति अगर दोबारा आ जाता तो हमारे भारत में पर्यावरण की समस्या न रहती, पशु पक्षी जो हैं उनका संरक्षण होता, हमारा इकोसिस्टम ठीक रहता और हम सभी स्वस्थ रहते। भारत जब स्वस्थ रहता तो भारत का एक स्वस्थ निर्माण होता और भारत प्रगति के पथ पे वैश्विक पटल पे सबसे आगे होता। पूरे अध्याय में हमने देखा कि सालिम अली के जाने से लेखक बहुत अधिक प्रभावित है, क्योंकि वह सोच रहा है कि भारत का क्या होगा, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जो खुद एक किसान के बेटे थे और वो जानते थे कि कैसे प्रकृति का हम दोहन नहीं करना चाहिए, कैसे हम प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए। और साइलेंट वैली जो केरल का परिक्षेत्र था उसे बचाने में उनकी मदद की, उनकी सारी बातों को ध्यान से सुना। लेकिन शायद अब कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो इस तरह की सोच लेकर, छोटी सोच वाले इस प्रकार हमने देखा कि ये पूरा अध्याय जो था पर्यावरणविद पक्षी संरक्षण सालिम अली के जीवन को समर्पित किया जाकिर हुसैन ने। जाकिर हुसैन बड़े चिंतित हैं भारत के निर्माण को लेकर कि भारत का निर्माण किस प्रकार हो पाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे पर्यावरण सुरक्षित नहीं रहेगा तो निश्चित तौर पे यहाँ के लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे और भारत प्रगति के पथ पे कैसे आगे बढ़ेगा। इसको लेकर उनकी चिंता वास्तव में जो है सच साबित होती है, सही लगती है, सच प्रतीत होती है कि अगर हम अंधाधुंध प्रगति तो कर रहे हैं लेकिन अपने देश के पर्यावरण के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं। दिन प्रतिदिन जो हमारे यहाँ समस्या हो रही है, दिल्ली जैसे शहर जो हैं फॉगिंग से यानी धुंध से ग्रसित हो रहे हैं। बारिश के ही मौसम में लगता है शीतलहर हो रही है। यह तमाम ग्रीष्मकालीन मौसम में लगता है चारों तरफ विजिबिलिटी नहीं दिखाई दे रही है, सांस लेना दूभर हो गया है। चारों तरफ का वातावरण में जहरीली गैसें निकल रही हैं, कितनी घातक गैसें निकल रही हैं। हम अब पहले की तरह जो घरों में गौरैया आती थी, अब किसी भी घरों में गौरैया नहीं आती है। तो कहीं न कहीं हमारा पर्यावरण जो है उसका सिस्टम, उसका तंत्र व्यवस्थित नहीं है। आज आवश्यकता है कि हम सभी को अपने पर्यावरण को संरक्षित करने की, सुधारने की और ऐसे लोगों से प्रेरित होने की, सालिम अली जैसे व्यक्तियों से प्रेरित होने की आवश्यकता है। तो निश्चित तौर पे ये अध्याय हमें प्रेरित करता है पर्यावरण संरक्षण के लिए। आप सभी का धन्यवाद।